हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग चला रहे हैं आप लोगों के लिए सीवीटी पीजी 2025 एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए फ्री कोर्स। जल्द ही हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज जिन लोग को चाहिए, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में, तो आप लोग उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे आपको फुल लेंथ टेस्ट 20 फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे और चैप्टर टेस्ट 40 प्लस चैप्टर टेस्ट जो कि मिलेंगे आप लोग को। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले आशियान। आशियान जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जिस हिसाब से भारत और आशियान के जो रिलेशंस है वो बहुत हद तक बढ़ते जा रहे हैं, वो काफी प्यारे होते जा रहे हैं। आशियान जो कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं, उनसे एक भारत का एक अलग ही तरीके का जो एक झुकाव बन रहा है, जिसने भारत को काफी जगहों पे हेल्प की है। जैसे चाइना, जो भारत पे कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करना चाहता है भारत में, वो काफ़ी हद तक उससे बचे हुए हैं। अब फ्लैग्स की बात करें, एक बार फ्लैग्स देख लेते हैं हम लोग भैया। ठीक है बच्चे? तो फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की देखिए तो ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ईस्ट टाइमोर एंड फिलीपींस, ये सभी इसके फ्लैग्स हैं। उसके बाद देखिए आसियान देश कहाँ पे है, ये पूरा देखिए तो म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, तो बहुत पास में ही ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है? यानी हमसे बहुत पास में, इंडिया से बहुत पास में है ये कंट्रीज़, ठीक है? सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज़ कहीं न कहीं से क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये पूरा ग्रुप है, ठीक है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? 10। चलिए, अगर आप देखेंगे, अगर लोकेशन देखेंगे इन सभी का, देखिए इंडिया यहाँ पे है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से म्यांमार पहला देश आ जाता है, फिर थाईलैंड आ जाता है, देखिए यहाँ पे है थाईलैंड हमारा, फिर उसके बाद सिंगापुर देखिए यहीं पर है। और बहुत अच्छे नेशंस हैं, ये सभी नेशंस बहुत अच्छे हैं घूमने फिरने के लिए। देखिए भारत और जो आसियान की कंट्रीज है उनके बीच टूरिज्म बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत खूबसूरत तरीके से टूरिज्म जो है वो होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बहुत पास में भी है। आसियान क्या है? आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, is a regional organization which was established to promote political and social stability amid rising tension among in Asia Pacific post colonial state। जितने भी क्या कहते हैं नेशंस थे आपका एशिया एशिया पैसिफिक के, ठीक है, उन सभी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ भैया टेंशन का माहौल था, क्योंकि भैया आर्थिक रूप से वो लोग सक्षम नहीं थे आसियान, ठीक है? तो वो लोग फिर एसोसिएशन बनाते हैं ताकि हम पॉलिटिकली एंड सोशल स्टेबिलिटी लाएँ, ठीक है? और किस तरीके से जो युद्ध वॉर की स्थिति चल रही थी, या जो चायोटेक स्थिति चल रही थी, अराजक जो स्थितियाँ चल रही थी, उसको हम क्या करें, बेटर करें, ठीक है? आसियान का आदर्श क्या है? एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया जकार्ता में। अभी हाल-फिलहाल में जो G20 का सम्मेलन हुआ था, तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो बच्चे थे, एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किया गया था। भारत के कई सारे बच्चे जो थे, वो गए थे आपका इंडोनेशिया में, जकार्ता में, ठीक है, स्टडी करने के लिए, देखने के लिए क्या है वहाँ का सिस्टम किस तरीके से है, वो नेशंस काम करते हैं। बहुत सुंदर देश है, इंडोनेशिया बहुत प्यारा शहर है, बहुत प्यारा शहर। तो इसके मेंबर स्टेट्स नेशंस देख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है, ये सभी हैं। अब आसियान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो 1961 में आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब आपसे पूछ लिया जाए बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या है, तो बाय इट्स फाउंडिंग फादर, ठीक है, आसियान 1967 में बना है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि आपको पढ़ना है आपके उसमें, हाँ, आयार में, उन सभी का जो फाउंडेशन है, ठीक है,
वो आपको उससे पक्का पूछा जाएगा, जैसे 1961 में नाम, ठीक है। उसके बाद 1967 में आपका आ जाता है आसियान। यूनाइटेड नेशंस कब आता है? 1945 में बनता है। यू कब बनता है? सार्क कब बनता है? तो सार्क बनता है 1880, सॉरी 1985 में बनता है सार्क, ठीक है। इट इज लिटरली इंपॉर्टेंट, बैंकॉक डिक्लेरेशन में होता है। आसियान के संस्थापक पिता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। दीज आर द फाउंडिंग पार्ट। 1990 के दशक 1975 में वियतनाम युद्ध और 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद देशों में बदलती परिस्थितियों के बावजूद भी जो इसकी सदस्यता थी वो दोगुनी हो गई। बहुत सारे लोग इसमें और जुड़ने लगे, जैसे ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, एंड कंबोडिया 1999 में शामिल हो गया, ठीक है। 1995 में सदस्यों ने दक्षिण पूर्व एशिया में परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक समझौते पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। न्यूक्लियर फ्री जोन इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी किसी के पास भी परमाणु हथियार, जो खतरनाक हथियार होंगे, वो नहीं होगा। 1997 में आसियान विजन 2020 को वो अपनाते हैं। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना बाली के कानकर्ड में होती है। 2007 में सेबू घोषणा होती है, जो कि 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में बहुत और तेजी लाता है। तो 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते जो होते हैं वो इसमें शुरू होने लगे। 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ। इसमें अब क्या थे भैया? इसके 3 पिलर्स थे। एक है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा आता है इकोनॉमिक कम्युनिटी, और तीसरा आता है आपका सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। इन 3 स्तंभों पे इन्होंने बहुत अच्छे से आसियान ने काम किया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास की बात करते हैं, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति की बात, क्योंकि ये सभी देश सांस्कृतिक रूप से काफी संपन्न है। सामाजिकता को बढ़ाते हैं, आर्थिकता को बढ़ाने की बात करते हैं। न्याय और कानून के प्रति काफी इन लोगों के बीच सम्मान है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ाने का ये काम करते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक मामलों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग, पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। यानी पारस्परिक सहायता क्या? कि जितने भी देश हमसे जुड़े हुए हैं, वी विल ग्रो टुगेदर। हम एक साथ बहुत संपन्न होंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सोशल रूप से हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल वे में हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज लिटरली इमर्जिंग राइट नाउ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन भी बेटर किया जा रहा है हर जगह का भैया। कहते हैं कि एक किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन उसके उस देश को संपन्न बनाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। सॉरी। कृषि और उद्योगों के अधिक से अधिक उपयोग की बात करते हैं। उनके व्यापार के विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने की बात करते हैं। भैया हर जगह क्या कहते हैं, आसियान के जो देश है वहाँ पे कृषि भैया अच्छे से होता है। फिर से जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कितने अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, कैसे उसका विस्तार किया जाए, तो जितना विस्तार होगा उतनी सही होगी। वहीं पे आपके यातायात के जो साधन होते हैं, परिवहन, उसको बेटर बनाया जाएगा भैया। संचार सुविधाओं के माध्यम से जो देखिए जितनी भी संचार सुविधाएं होती है भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जिसको कहते हैं हम लोग, उससे जितने लोग बातचीत करेंगे तो कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाती है हमें, ठीक है। तो वो व्यापार को और आसान बनाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को बढ़ाना है, ठीक है, कि किस तरीके से उसकी बातचीत हो, वहाँ के कल्चर वगैरह के बारे में लोग स्टडी करें। स्टडीज यानी रिसर्च को ये लोग बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मुझे 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 आसियान को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। इतना मतलब प्यारा स्टेट्स है उन लोगों का, वो इतने छोटे छोटे देश हैं और इतने मतलब काफी क्या कहते हैं, और बहुत अच्छे देश हैं, ठीक है, बहुत अच्छे देश हैं। मतलब ये ऐसे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि लगता है कि भाई आज के टाइम पीरियड में तो बहुत अच्छे से इसने इमर्ज किया है, बहुत अच्छे से इमर्ज कर रहा है।
मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ लाभकारी सहयोग को बनाए रखना। ये ये जानते हैं कि भैया कौन कितना चालाक है, कौन कितना इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से ये लोग उस हिसाब से काम भी करते हैं। आसियान आसियान के मूलभूत सिद्धांत है जैसा कि 1976 की दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता सहयोग की संधि को इन लोगों ने बढ़ाया। ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया 1976, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, सोवर्निटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस। हर देश की हम पहचान की बात करेंगे, ठीक है, उनका सम्मान करेंगे। प्रत्येक राज्य को अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को बाहरी हस्तक्षेप, तोड़-फोड़ या ज़बरदस्ती से मुक्त होकर जीने का अधिकार है। ठीक है? हर एक देश को क्या होना चाहिए? भई वहाँ पे बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब कोई भी देश है, जैसे मान लो ये देश है, इसमें बार-बार बाहर से आक्रमण हो रहा है, तो इसकी आधी से ज़्यादा फ़ोर्स क्या होगी? मिलिट्री में जाएगी। आधी से ज़्यादा जनता डरी हुई होगी कि कब क्या कहते हैं कोई हम पे हमला कर देगा। तो ये लोग साफ उस पॉइंट को कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हमें हस्तक्षेप भी नहीं करना है। मतभेद या विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हम क्या करेंगे? भई निपटारा करेंगे। धमकी या बल प्रयोग पूरी तरीके से परित्याग, आपस में प्रभावी सहयोग, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि जितने भी छोटे-छोटे देश होते हैं वो जैसे किचन में अगर बर्तन रहते हैं तो वो पक्का खड़कते हैं। उनमें उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं आपका ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये लोग साफ कहते हैं नहीं हमें वो सबसे कुछ नहीं करना है। अब इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म कैसे ये संस्था चलती है, तो आसियान की अध्यक्षता सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णमाला के क्रम पर प्रतिवर्ष बदलती रहती है। ठीक है? जैसे ए है तो ए से, बी है तो बी से, ठीक है? और सी है तो सी, ठीक है? अल्फाबेटिक वे से जो अध्यक्षता होती है वो हर साल चेंज होती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है कि उच्चतम स्तर के रूप में आसियान में प्राधिकरण शिखर सम्मेलन आसियान नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करता है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होता है, 2 बार होता है इसका शिखर सम्मेलन। आसियान मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स जो देखेंगे तो चार्टर ने शिखर सम्मेलन का समर्थन करने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्री स्तरीय निकायों को स्थापित किया है। फर्स्ट ACC, आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। भैया समन्वय सबके बीच में होना ही चाहिए, सबको साथ में रहना है। तो उसको और बढ़ाने के लिए उन्होंने किया है। दूसरा राजनीतिक, भैया पॉलिटिकल के साथ सिक्योरिटी जो सुरक्षा होती है वो एक साथ बढ़ेगी। दूसरा अगर देखेंगे आप दूसरा अगर आप देखोगे तो आपका क्या है ये? आर्थिक समुदाय जो है वो होना चाहिए, ठीक है? आर्थिक समुदाय जो है वो होना चाहिए। इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सामाजिक संस्कृति सांस्कृतिक रूप से इन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को डेवलप किया। निर्णय लेना, आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और आम सहमति है। डिसीजन मेकिंग इसी तरीके से होता है, आम सहमति पे। हालाँकि चार्टर आसियान एक्ट के सिद्धांत को स्थापित करता है। इसका मतलब है कि यदि सभी 10 सदस्य सहमत हैं, तो लचीली भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हैं, वे आगे बढ़ सकें, जबकि जिन सदस्यों को कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, तो एक लचीली समय रेखा लागू किया जाता है। जैसे कि कोई भी अगर प्रिंसिपल हो, जैसे कोई भी हमें काम करना है, मान लीजिए हमें कृषि को बढ़ाना है, कृषि में कुछ हमें कार्य करना है, ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो सभी देशों के पास उतना धन नहीं होता, उतना धन या पैसा नहीं होगा। ये तो ये आसियान कहता है कि नहीं जिनके पास है वो लोग आगे बढ़े और जिनका पास नहीं है वो थोड़ा-सा अपना टाइम ले ले, फ्लेक्सिबल टाइमलाइन लेके चले। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ इस तरीके से। आसियान लेड फोरम्स देखिए तो रीजनल फोरम इसका देखिए तो 1993 में इसका शुरुआत हुआ। The 27-member multilateral grouping was developed to facilitate cooperation of political and security issues to contribute a regional confidence building and preventing diplomacy. ठीक है? यानी कि एक जो कॉन्फिडेंस देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, ठीक है? एक एक देश का दूसरे अगर मेरा कोई दोस्त है,
मुझे कॉन्फिडेंस है कि भैया ये जो गलत काम है ये इसी ने किया है, ये सही काम जो है वो इसी ने किया है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है? या अगर कोई गलत काम भी हुआ है, कोई भी काम अगर कोई घटना घटी है, तो मुझे पता है कि इस चीज़ में मेरा दोस्त कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्त ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी यही चीज़ चलती है साफ-साफ, ठीक है? अब आसियान, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज़ लिटरली वेरी इम्पोर्टेंट। आसियान प्लस 3 अगर प्लस 3 की अगर बात करें, ठीक है, तो 1997 में शुरू किया गया सलाहकार समुद्र आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को क्या करता है, एक साथ लाने की बात करता है, ठीक है? ईस्ट एशिया समिट जो है, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन पहली बार 2005 में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सुरक्षा, समृद्धि को बढ़ावा देना और इसमें आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो भाग लेते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान एजेंडा निर्धारक के रूप में एक भूमिका निभाता है। ठीक है। अब इतना चालाक मतलब इतनी चालाकी है ईस्ट एशिया समिट में इन लोगों ने की है कि जितने भी बड़े नेशंस हैं, देखिए एक भी कोई छोटा नेशन नहीं है। चाइना, अमेरिका, रशिया, सब साउथ कोरिया सबको साथ लाके ये क्या कर रहा है? ये अब उनका एक क्या कहते हैं, आसियान उनके एजेंडा सेटर के रूप में ये काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? एंड इट इज़ लिटरली हाउ मतलब देखिए सबको एकजुट करने की ये बात करता है। इसकी ताकत अगर देखोगे, ताकत एंड अपॉर्च्युनिटी, तो आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर अपने सदस्यों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित है। इसके पास जनसांख्यिकीय लाभांश या दूसरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसमें से आधे से अधिक की उम्र क्या है, 30 साल से कम है। अब देखो बच्चे, एक चीज़ ध्यान देना, आपका 18 साल से, या फिर 18 छोड़ो, 15 साल से 25 साल के जो बच्चे होते हैं, सॉरी जो एज ग्रुप होता है ये पूरा, कहते हैं किसी भी कंट्री के लिए अगर इस एज ग्रुप के लोग 90% है तो वो कंट्री पक्का उसके पास बहुत सही मात्रा में स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। बिकॉज़ इन लोगों के अंदर वो जुनून होता है कि हम कुछ भी करेंगे। तो ये देश पे डिपेंड करता है कि देश कैसे इन लोगों को गाइड करता है। जैसे आजकल भारत में एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है। तो जैसी जो छोटे-छोटे जो क्या कहते हैं कम उम्र के बच्चे, उन लोगों ने कितने अच्छे से शुरू कर दिया है, ठीक है? आर्थिक में क्या है, तो आर्थिक में अगर देखोगे तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, लार्जर देन ईयू एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। सोचिए, अब ईयू और नॉर्थ अमेरिका के मार्केट को भी ये पीछे छोड़ा है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एशिया में तीसरी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुख्य व्यापार समझौता इन्होंने किया, एफटीए। वैश्विक स्तर पर सबसे चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। एफटीए से इनको देखो फ्री ट्रेड होता है कि पैसा नहीं देना पड़ता, आयात निर्यात का, ठीक है। वैश्विक निर्यात में आसियान की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है, जो 1967 में 2% थी, वह 2016 में 7% हो गई है, जो आसियान की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाता है, ठीक है। आसियान सिंगल एविएशन मार्केट और ओपन स्काईज नीतियों ने इसकी परिवहन और कनेक्टिविटी की क्षमता, टूरिज्म का तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे तरीके से। दे आर लिटरली वेरी कनेक्टेड। आसियान ने बहुत आवश्यक मानदंडों पर, लोग कहते हैं कि हम हनुमान मनाने बाली ही जाएंगे, इंडोनेशिया ही जाएंगे, इधर जाएंगे, देख रहे हो। आसियान ने बहुत आवश्यक मानदंडों का निर्माण करके साझी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए और जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसको भी बढ़ाने की ये लोग बात करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस अब देखता हूँ। इसके व्यक्तिगत बाजारों को आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में क्षेत्रीय बहुत ज्यादा असंतुलन है। अमीर और गरीब आसियान देशों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसमें आय असमानता पर उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मिश्रित है। जबकि सिंगापुर प्रति व्यक्ति उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद का दावा करते हैं, कंबोडिया की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $1,300 से भी बहुत कम है। तो ये एक जो स्तर जो है वो है, चैलेंज है। कई क्षेत्रीय पहलों को राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि कम विकसित देशों को क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं
प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधन बाधाओं का सामना, जैसे मैंने ऊपर नहीं बात की, फ्लेक्सिबल चीजें हैं, यानी कि जो बड़े देश है उनके पास धन है तो आगे बढ़ जाते हैं, पर जो छोटे देश है वो नहीं बढ़ पाते। सदस्यों की राजनीतिक प्रणालियां लोकतांत्रिक, साम्यवादी, सत्तावादी राज्यों के साथ समान रूप से बहुत मिश्रित है। कुछ आसियान के जो कुछ देश हैं वो लोकतांत्रिक प्रणाली को इस्तेमाल करते हैं, कुछ कम्युनिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहीं पर अथॉरिटेरियन रूल कार्य करता है, तो वो काफी मतलब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टेड है। जबकि दक्षिण चीन सागर संगठन की दरार को उजागर करने वाला मुख्य मुद्दा है। ठीक है। आसियान मानवाधिकारों के मुद्दों पर विभाजित हो गया है। उदाहरण के लिए म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। चीन के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्था असमर्थता है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में उसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में आम सहमति पर जोर कभी-कभी एक मुख्य दोष बन जाता है। कठिन समस्याओं का सामना करने के बजाय उन्हें टाल दिया जाता है। ठीक है। आम सहमति देखो बनाना बहुत मुश्किल होता है जब इतने सारे डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है। अनुपालन लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है। जैसे यूनाइटेड नेशन कहता है कि भैया आपको एसडीजी गोल्स जो है या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसको करना ही है। अकुशल विवाद निपटान तंत्र, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, उसको भी वो भी कहीं ना कहीं होता है। भारत और आसियान की अगर बात करें तो आसियान के साथ भारत का रिश्ता उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ी नींव है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ध्यान रखिएगा। भारत का जकार्ता में आसियान और ईएस में इन जकार्ता के लिए एक अलग मिशन है। भारत और आसियान के बीच पहले से ही 25 साल की संवाद साझेदारी है, 15 साल की शिखर स्तरीय बातचीत। आसियान के साथ 5 साल की रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी हम लोग चल रहे हैं। इकोनॉमिक की अगर बात करेंगे तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का व्यापार लगभग भारत के कुल व्यापार का 10.6% है। आसियान को भारत का निर्यात हमारे कुल निर्यात का 11.28% प्रतिशत प्रतिशत सॉरी परसेंटेज है। आसियान भारत का मुख्य व्यापार क्षेत्र पूरी तरीके से। आसियान भारत व्यापार परिषद की स्थापना 2003 में भारत और आसियान देशों के प्रमुख निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। ठीक है, ताकि वो और सहयोग को स्थापित कर सके। वहीं पर सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग, सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन, लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, आसियान जैसे आसियान छात्रों को भारत में आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सांसदों का आदान प्रदान करना जो होता है वो ये लोग करते हैं। ये फंड्स जो होते हैं निम्नलिखित निधि से आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इंडिया ए आसियान इंडिया कॉपरेशन फंड, आसियान इंडिया एसटी डेवलपमेंट एंड आसियान इंडिया ग्रीन फंड जो है, ये 3 फंडों के थ्रू कई बार एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वहीं पे दिल्ली डिक्लेरेशन आसियान भारत रणनीति साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री क्षेत्र में सहयोग की पहचान करते हैं। दिल्ली समाज दिल्ली डायलॉग एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट फॉर डिस्कसिंग पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड आसियान, क्या इश्यूज आ रहे हैं, किस तरीके से व्यापार को बढ़ाया जाए, वो सब चल रहा है। आसियान और भारत, ठीक है, AIC भारत और आसियान के संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान वकालत नेटवर्किंग की जो गतिविधियां हैं वो बहुत बढ़ रही है। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग भारत क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अपने इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण के केंद्र में वो किसको रखता है, आसियान को रखता है, क्योंकि आसियान की वजह से चाइना से काफी ज्यादा हम लोगों को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि आसियान के कई सारे जो चेक पोस्ट है, जो पोर्ट्स हैं, वहां पे हम लोगों ने अपनी मिलिट्री जो है वो लागू कर रखी है। तो ये है आसियान जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा। साउथ ईस्ट एशिया के कितने नेशंस हैं जो कि इसमें जुड़े हुए हैं उसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल उठते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन में 1967 में
आशियान बढ़ना, ये तो पक्का याद रखिए। कुछ मतलब छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर, नॉट द लॉन्ग एंड बिग पॉइंट्स, ठीक है? एक कैजुअल आइडिया आपका होना चाहिए कि आशियान ने क्या किया है, क्या चीज़ें, क्या उसके उद्देश्य है, क्या उसकी चुनौतियाँ हैं, किस तरीके से, ठीक है? क्योंकि हम एग्ज़ाम का पेपर हमें नहीं पता एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, बट वी कैन गेस ओनली। तो हम अपनी तैयारी क्यों नहीं 100% रखें? और जितने भी लोग भैया इस चैनल को देख रहे हैं, वो या इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे बाकी सारे वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है, ठीक है? वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे जो क्लासेस होती हैं, कब क्लासेस होंगी, कब नहीं होंगी, उसकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मैं सुषमा चौबे आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। ख्याल रखिए बच्चे अपना, पढ़ते रहिए, मौसम भी बदल रहा है, मेरी तरह अपनी तबीयत का ख्याल रखिए।